तो आज की इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल देखे थे। फर्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल वाले टॉपिक में, न्यूमेरिकल वाली सीरीज में फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने इरर्स के ऊपर देखे थे। किसके ऊपर देखे थे? इरर्स। सेकंड न्यूमेरिकल भी हमने इरर्स के ऊपर देखे थे। और आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के ऊपर के क्वेश्चन देखेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस में आपको डायमेंशन की मदद से हम कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन की मदद से हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ की बात कर रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मतलब यहाँ पे बंदा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये हमारी क्या अर्थ है, धरती माता है, और इस हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये नीचे गिर रहा है। तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये किसके इफेक्ट में नीचे गिर रहा है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी। याद रखना, कभी भी चीज जब ऊपर से नीचे गिरती है, जैसे जैसे नीचे आएगा तो ग्रेविटी बढ़ती है और ग्रेविटी बढ़ने से स्पीड भी बढ़ती है। तो जितनी ज्यादा हाइट्स पे जाओगे उतनी ज्यादा स्पीड होगी। मतलब स्पीड डिपेंड किसके ऊपर है? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। स्पीड किस पे डिपेंड है? एच पे डिपेंड है। लेकिन v, g और h में, v, g, h में क्या रिलेशन है? v इक्वल टू रूट जी एच, ये रिलेशन है। आपने देखे होंगे v इक्वल टू रूट आर जी, नाम सुने होंगे। ठीक है, इसको मारो गोली, ये तो आप लोगों ने देखे होंगे। तो जितनी ज्यादा ग्रेविटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी, जितनी ज्यादा हाइट से नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, उतनी ज्यादा स्पीड होगी। तो ये रिलेशन मुझे अभी स्टैब्लिश करना है। किसके मदद से? तो डायमेंशन के मदद से। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस h, आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस h इज v। तो ये v डिपेंड है g और h पे। तो v और g पे, v, g और h पे डिपेंड है। तो प्रूव करो बोलता है, किसका यूज करके? डायमेंशन का यूज करके, v इक्वल टू रूट के जी एच। ये प्रूफ करो बोल रहा है। तो सॉल्यूशन में कैसे प्रूफ करोगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो v डिपेंड्स किसके ऊपर है? तो v डिपेंड्स है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, v डिपेंड्स है किसके ऊपर? डिपेंड्स है, डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? g और h पे डिपेंड है। इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? g की कितने पावर? तो नहीं पता, हम x पावर लिखेंगे। और h की कितनी पावर? नहीं पता, तो y पावर लिखेंगे। और प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो k आता है k g की पावर x और h की पावर y। तो k की वैल्यू डायमेंशन की मदद से नहीं निकलती, एक्सपेरिमेंट की मदद से निकलती है। k की वैल्यू 1 निकलेगी, क्या निकलेगी वो हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर अपन क्या देंगे? फर्स्ट दे देंगे। अब बस अपने को x और y की वैल्यू निकालना है। तो मुझे गारंटी है कि x की वैल्यू 1/2 निकलेगी और y की भी वैल्यू 1/2 निकलेगी, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। तो निकलता है कि नहीं, चेक करेंगे। तो किसके मदद से निकालना है वो मुझे? डायमेंशन के मदद से। तो इस अबव इक्वेशन को डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो राइट अबव इक्वेशन, राइट अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन किसके फॉर्म में? इन डायमेंशनल फॉर्म। राइट अबव इक्वेशन इन क्या के फॉर्म में? डायमेंशनल फॉर्म में। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी के डायमेंशन आप लोगों को पता है, k कांस्टेंट है उसके डायमेंशन नहीं होते, k कांस्टेंट है उसके डायमेंशन नहीं होते, तो उसको डायमेंशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। g के डायमेंशन लिखेंगे और h के भी डायमेंशन लिखेंगे। ओके डन। तो v यानी स्पीड है और स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। लेंथ की पावर 1, t की पावर -1, मतलब मास 0, लेंथ 1, t की पावर -1। g यानी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। मतलब मास 0, लेंथ 1, t की पावर -2, उसका पावर x। और ये चले डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ, तो मास 0, लेंथ 1, t की पावर 0, उसका पावर y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बस इसको आराम से सॉल्व करना है छोटे। मास का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1। ये क्या होगा? 0 into x 0, 1 into x x, -2 into x -2x, और ये 0 into y 0, ये y और ये 0। कोई दिक्कत? अब बताओ बेस कैसा? सेम है। तो इसको mlt के फॉर्म में लिखेंगे, m0 l1 t की पावर -1। ये मास एक बार 0 का एडिशन, तो 0 होगा। l एक बार x + y होगा और t की पावर -2x और 0 -2। अब कंपेयर करेंगे पावर ऑफ mlt। कंपेयर द पावर ऑफ, क्या करोगे? कंपेयर द पावर ऑफ m, l एंड t टू ही गेट। तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे देखो 0 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेंथ की पावर को कंपेयर करोगे तो x + y = क्या मिलेगा? x + y = 1। इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे क्योंकि फर्स्ट तो हो गया। और -2x =
टाइम का पावर इधर कितना माइनस -1। इक्वेशन नंबर कौन सा देंगे थर्ड। तो फ्रॉम थर्ड से x की वैल्यू निकल रही है। तो फ्रॉम थर्ड से देखो फ्रॉम थर्ड वी गेट x की वैल्यू कितनी 1/2 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल 2 डिवाइड चला गया। और जो x की वैल्यू मिलेगी इसको पुट कर दो क्या में सेकंड में। तो x की जगह कितना पुट करोगे बेटा 1/2 पुट करोगे। अब प्लस y इक्वल टू कितना 1 तो y इक्वल टू 1 माइनस 1/2 ये प्लस 1/2 उधर गया तो माइनस 1/2 और एक में से आधा गया तो आधा बचेगा 2 1 जा 2 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो ये y की वैल्यू हो जाएगी ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर कौन सा फर्स्ट बिकम आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकालना है। तो बताओ वेलोसिटी इक्वल टू k g का पावर x तो x की वैल्यू 1/2 h का पावर 1/2 दोनों का पावर 1/2 होगा। इसका मतलब v इक्वल टू क्या होगा k इक्वल टू gh दोनों का पावर कितना होगा 1/2 तो 1/2 का मतलब रूट में ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन होगा। हेंस क्या होगा प्रूफ ये तो हमको प्रूफ करना था लेकिन किसके मदद से प्रूफ करना था डायमेंशन के मदद से मुझे क्या करना था प्रूफ करना था। एक बार ओवरव्यू देख लो कि आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो डिपेंड किसके ऊपर है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड और हाइट पे डिपेंड है। लेकिन g की पावर कितनी नहीं पता x की पावर पे डिपेंड होगा और h की पावर कितने पे डिपेंड है y की पावर पे डिपेंड होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटने के लिए k लगेगा वेयर k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या बाजू में लिख लेना नीचे में कि वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐसा लिख लेना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है करके ठीक है। अब इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखोगे तो k कांस्टेंट है उसको डायमेंशन में इन्वॉल्व मत करना। डायमेंशन को ऐसे लिखते स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशन ऑफ v पढ़ते डायमेंशन ऑफ g पढ़ते डायमेंशन ऑफ h पकड़ते और k के डायमेंशन नहीं होते कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते। तो ये स्पीड है और स्पीड के डायमेंशन आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पीड के डायमेंशन आप लोगों को कैसा होता है जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रॉन को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे डिनोट करते हैं। जिस तरह आपने मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे मैग्नेट की मदद से क्रिएट करेंगे। आपको पता है नॉर्थ और साउथ मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक में नॉर्थ और साउथ जाती है आपने देखे होंगे 10वीं क्लास में ठीक है। तो देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है और मैग्नेटिक फील्ड को b वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम चार्ज को एंटर करेंगे चार्ज एंटर होगा वेलोसिटी v के साथ में। ये वेलोसिटी v के साथ जब चार्ज इसके अंदर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन बोलते इलेक्ट्रॉन में चार्ज जब मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा इसके ऊपर फोर्स लगेगा। एक बात याद रखना कि जब आप लोग किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर क्या लगता है फोर्स लगता है। तो वो फोर्स जो डिपेंड किसके ऊपर होगा तो भैया उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना उस चार्ज की वैल्यू कितनी उस पर डिपेंड है उसकी स्पीड कितनी उस पर डिपेंड है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड है। इसलिए तो उसका फार्मूला दिया BeV कि जो फोर्स लगने वाला है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगने वाला है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगने वाला फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज E द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज E आपके पास दिया है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज E आप लोगों के पास दिया है ओके F इक्वल टू तो फोर्स जो लगेगा चार्ज के ऊपर डिपेंड किसके ऊपर है उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड है उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर डिपेंड है और वो इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से भाग रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड है BeV। अब मुझे डायमेंशन किसके निकालना है B के तो B के मुझे डायमेंशन निकालने के लिए आपको फोर्स के डायमेंशन पता होना चाहिए पता है चार्ज के डायमेंशन आप लोगों को पता है और वेलोसिटी के भी डायमेंशन आप लोगों को पता है। तो B के डायमेंशन निकालो B को पकड़ो तो EV डिवाइड में आएगा F/EV। मुझे B के डायमेंशन निकालना डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ चार्ज निकालना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ओके डन। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स तो फोर्स का फार्मूला पता है मास इनटू एक्सेलरेशन इसकी यूनिट भी पता है केजी एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और इसके डायमेंशन m1 l1 t -2 हमको पता है किसके फोर्स के डायमेंशन। फोर्स के डायमेंशन में नो टेंशन m1 l1 t -2 दिक्कत। अब आता रहो चार्ज का मतलब क्या होता है भैया तो चार्ज के डायमेंशन कैसे निकालोगे क्योंकि हम फंडामेंटल चार्ज का यूनिट कूलम होता है और कूलम फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो चार्ज किसमें होता है करंट के फार्मूले में होता है। करंट का मतलब क्या होता है कितने इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज फ्लो हो रहे गिवन टाइम में। और इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या होगा I/T। तो इसके डायमेंशन क्या होंगे इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन क्या होंगे मास 0 मास नहीं है लेंथ 0 नहीं है टाइम 1 और करंट की पावर I1।
ऐसा नो। तो ये डायमेंशन हो गए किसके, चार्ज के, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो मास 0, L 0, टाइम 1, करंट और टाइम, तो करंट मतलब I की पावर 1, कोई दिक्कत। और वेलोसिटी बोला तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो आपको इजीली पता है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, इसका डायमेंशन क्या होगा, m0 l1 t - 1। तो m0 l1 t - 1। क्या आपको सबको समझ में आया? तो ये आप लोगों को फार्मूला याद कर लेना। यह किसका, चार्ज का, I इक्वल टू करंट चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज का फार्मूला करंट इनटू टाइम। ओके, तो करंट का पावर 1, I की पावर 1, टाइम की पावर 1, याद रहेगा सबको। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ही बन जाएगा। बी के डायमेंशन आराम से निकालोगे। तो बी के डायमेंशन देखो क्या होगी बताओ, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लो। मास 0 + 0, मास की पावर 0, 0 + 1, l की पावर 1, 1 और -1 0। देखो ये +1 -1 0 हो जाएगा, और I की पावर कितना होगा, 1। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कैसे आएगा। तो वही के वही सॉल्व करते आना चाहिए। 0 + 0 0, 0 + 1 1, +1 -1 0। ठीक है यार, देखो t की पावर 0। अब आप लोग मुझे बताओ, ये 1 - 0 होगा, पता है क्या, ये ऊपर जाएगा तो -0 होगा, और l की पावर कितना होगा, तो 1 - 1 होगा, कोई दिक्कत। और टाइम की पावर -2 -0 होगा, और ये I ऊपर जाएगा तो -1 होगा, कोई दिक्कत। तो आपके डायमेंशन क्या हो गए, मास की पावर 1, L की पावर 0, T की पावर -2, I की पावर -1। ये आपके डायमेंशन हो गए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एकदम धांसू तरीके से आपका आंसर बिल्कुल कैसा है, करेक्ट है। तो एकदम देख लो अच्छे से, आपके पास बिल्कुल कोई टेंशन वाला काम ही नहीं है। फोर्स जो चार्ज पे लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो दिया है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन निकालना है आपको। इसको जगह पर रखा है, ये इंटरवल से डिवाइड में आ गई, मुझे इसके डायमेंशन निकालना है ना, उसके मुझे क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ फोर्स मुझे पता है, kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, m1 l1 t की पावर -2। समझना है कैसे, तो kg मीटर मास तो पता है आप लोगों। यस आप नो, हां कि ना। और बताओ करंट, चार्ज का मतलब करंट इनटू टाइम, मास 0, l 0, टाइम का पावर 1, करंट का पावर 1 आएगा, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड l1 t का पावर -2। अब इसका बेस सेम है, तो बेस सेम है तो देखो m 0 होगा, l की पावर 1 होगा, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, I की पावर 1 होगा, ये ऊपर जाएगा 1 - 0, ये 1 - 1, ये -2 -0, और I की पावर -1 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कितना होगी, लिख लो, लिख लो। हाँ, तो एक बार आपके पास एक रिलेशन दिया है, एक इक्वेशन दिया है, और ये डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है। अब बताओ, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड मतलब हर टर्म के डायमेंशन इक्वल होंगे। यहाँ पे ये वेलोसिटी, तो ये भी क्या होगी, वेलोसिटी, ये भी क्या होगी, पूरी वेलोसिटी। याद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि सभी टर्म के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम। इसका मतलब फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हो, याद रखना, फोर्स में आप लोग फोर्स ही ऐड कर सकते हो, फोर्स में एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते। मतलब इसके डायमेंशन इक्वल होंगे, मतलब सेम डायमेंशनल वाली क्वांटिटी को ही आप लोग ऐड कर सकते हो, फोर्स में कभी एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन में आपके पास बोल रहा है कि v दिया आपके पास at + b/t + c और + v0 दिया। तो आपको क्या निकालना है, डायमेंशनल वैलिड इक्वेशन है, तो हमको डायमेंशनल फार्मूला a के लिए, b के लिए और c के लिए निकालना है। अब बताओ, ये टाइम है तो ये भी टाइम होगा, अरे c क्या है, बताओ, t क्या है, टाइम है, तो c भी क्या होगा, टाइम, क्योंकि टाइम में टाइम ऐड कर सकते हैं, समझ में। तो टाइम की जो डायमेंशन रहेगी वही सी की डायमेंशन रहेगी। यस और नो, बाकी ना। तो पहले ए के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। तो बताओ, वेयर v यानी क्या है, आपको पता है, v यानी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, v यानी क्या है, v इज वेलोसिटी है, ठीक है, t यानी क्या है, t इज टाइम है, एंड v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये मत भूलना कि एक्सेलरेशन है करके। अभी हमको एक्सेलरेशन है कि क्या है वो हमको नहीं पता, v एक्सेलरेशन है कि क्या है वो नहीं पता, ये c क्या है वो भी नहीं पता, लेकिन एक बात तो पता है, टाइम है तो ये भी टाइम है। और ये डिस्टेंस होगा गारंटी के साथ में, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये गारंटी डिस्टेंस होगा, जो लेंथ का यूनिट रहेगा वो b का यूनिट रहेगा गारंटी के साथ। अरे यार ये क्या कोई एक और बताओ, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी यानी क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, गारंटी की एक्सेलरेशन है। तो वो हमको मारो बोली, उससे हमको अभी फिलहाल के लिए नहीं पता। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि v इज वेलोसिटी, t इज टाइम एंड v0 एज अ इनिशियल वेलोसिटी। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ सर, है इनिशियल वेलोसिटी। अब हमको, अब बताओ, ये पूरी वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी होगी,
तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ, आपको पता है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, v के डायमेंशन और a के डायमेंशन दोनों के डायमेंशन इक्वल होंगे, बराबर है, बराबर है। तो v के डायमेंशन आपको निकाल मालूम है, इसको एक्सेलरेशन का डायमेंशन और t के डायमेंशन लिख सकता हूं मैं ऐसे। मुझे एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना है, सॉरी एक्सेलरेशन फिलहाल के लिए आपको नहीं पता एक्सेलरेशन है कि क्या है, बस आपको a के डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ a क्या होगा बताओ, t डिवाइड में आएगा वेलोसिटी के डायमेंशन अपन में t के डायमेंशन, कोई दिक्कत। फिर से रिपीट करो, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, हर टर्म के डायमेंशन इक्वल होते हैं, मतलब इसके डायमेंशन इक्वल रहेंगे, तो कोई भी दो को इक्वल रखेंगे। अब हमको a के डायमेंशन निकालना है, तो a के भी डायमेंशन t के भी डायमेंशन होंगे, a के डायमेंशन निकालना है तो इसको डिवाइड में भगा देंगे, और वेलोसिटी के डायमेंशन आपको पता है माइनस 0 l1 t -1 होता है और a t का पावर कितना होगा 1 होगा, मतलब m0 l0 t का पावर 1 होगा, तो दिक्कत पावर प्लस 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो a के डायमेंशन क्या हो जाएगा बता, मास की पावर 0 - 0, ये l की पावर 1 - 0 और t की पावर -1 और ये प्लस 1 हो जाएगा तो -1। देखो आपको एक्सेलरेशन डायमेंशन की तरफ दिखेंगे, देखो एक्सेलरेशन डायमेंशन नहीं तो है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब ये आपका जो है वो एक्सेलरेशन नहीं है। अब सवाल उठता है किसके बारे में सोचोगे, सी के बारे में सोचोगे, सी के बारे में सोचोगे, तो टाइम में हमको टाइम ऐड कर सकते हैं, तो डायमेंशन ऑफ टी, नाउ किसकी बात करोगे, डायमेंशन ऑफ टी और डायमेंशन ऑफ सी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है इस सिस्टम का डायमेंशन और सिस्टम का डायमेंशन सेम होना करके, क्योंकि हम ऐड उसी को कर सकते हैं जिसके डायमेंशन सेम होते हैं। याद रखना टी के डायमेंशन और सी के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे। तो टाइम के डायमेंशन, सी के डायमेंशन क्या होगा बताओ, मास की पावर 0, ठीक है, लेंथ की पावर 0, टी की पावर 1, काम खत्म। अब आपको बी के डायमेंशन निकालना है, तो नाउ बी के डायमेंशन निकालने के लिए आप कौन सा फंडा लगाओगे, नाउ बी के डायमेंशन निकालने के लिए वेलोसिटी का फंडा लगाओगे, वेलोसिटी के डायमेंशन और इस पूरे टर्म के डायमेंशन, इस पूरे टर्म के डायमेंशन b/t + c के डायमेंशन, ओके डन, इक्वल होंगे। तो मुझे बता बी के डायमेंशन निकालना है, तो वेलोसिटी के डायमेंशन इक्वल टू मतलब बी के भी डायमेंशन हो गए और t + c के भी डायमेंशन, तो बताओ मतलब बी के डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो बी के डायमेंशन क्या होगा, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगी, बी के डायमेंशन इनटू में t + c के डायमेंशन, बराबर है। तो वेलोसिटी डायमेंशन क्या होगा, मास की पावर 0, बोलो बोलो मास की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, ये पूरा टाइम है, ये t + c का टाइम, और टाइम के डायमेंशन क्या होता है, मास 0 l0 t की पावर 1, तो -1 + 1 क्या होगा, 0 + 0 0, 1 + 0 1 और -1 + 1 क्या होगा 0। तो बताओ लेंथ, मैंने बोला डिस्टेंस है करके, देखो b डिस्टेंस पार्ट है, तो b के डायमेंशन देखो लेंथ की पावर 1, मतलब ये b क्या है, डिस्टेंस कितना है, तो आपको डायमेंशन निकल गए। तो डायमेंशन अब आपको पता है डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना था, डायमेंशनल फार्मूला किसका, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a b एंड c r, बताओ a के डायमेंशन क्या निकले बताओ, m0 l1 t -2, बराबर है, ठीक है। b क्या था डिस्टेंस था, ये एक्सेलरेशन था, ये डिस्टेंस था, तो b के डायमेंशन क्या निकले m0 l1 t0, और c क्या था टाइम था, m0 l0 t1। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझा होगा। तो पहले इसके डायमेंशन निकालने के लिए इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन इक्वल होंगे, ए का डायमेंशन टी का डायमेंशन डिवाइड में आ जाएगा, ये वेलोसिटी डायमेंशन पता है मास 0 l1 t की पावर -1, इसको कैलकुलेशन किया तो आपको एक्सेलरेशन डायमेंशन निकल गया। अब बताओ आपको सी के डायमेंशन, बी के डायमेंशन पहले नहीं निकाल सकते, बी के डायमेंशन निकालने के लिए पहले सी के डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो सी के डायमेंशन क्या है, ये टाइम है, ये टाइम है, तो ये टाइम होगा, मतलब सी और टी के डायमेंशन इक्वल होंगे, तो डायमेंशन ऑफ सी टी के डायमेंशन जो होंगे वही होंगे। अब बी के डायमेंशन निकालने के लिए पूरा पकड़ना पड़ेगा, तो ये पूरा किसके बराबर, वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर है, तो बी के भी डायमेंशन टी + सी के भी डायमेंशन, बी के डायमेंशन निकालने के लिए डिवाइड बाय इनटू में जाएंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन पता है, ये पूरा टाइम है और टाइम का डायमेंशन t की पावर 1, बाकी सब 0 होंगे, तो ये आपका आंसर निकल गया, बी के भी डायमेंशन निकल गया। तो डायमेंशन ऑफ एबीसी आपको निकल गया, दैट्स वेरी इजी, बहुत इजी है, लिख लो इसको। हाँ भी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैंने आपको बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रहता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, a × 10⁻n में। और आपको बताया था कि एक ही वैल्यू जो होती है, एक ही वैल्यू क्या होना चाहिए, 0.5 से बड़ी या उसके इक्वल होना चाहिए, और 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी होना चाहिए, ये बताया था मैंने आपको। तो कोई भी मैग्नीट्यूड को हम एक्सप्रेस करते हैं a × 10⁻n में,
और ये जो n होता है इसी को हम ऑर्डर ऑफ क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो इस बार आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, r का निकालना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियर रेडियस r हैज डिपेंडेड ऑन मास नंबर। न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो डिपेंड होती है मास नंबर पे। तो यहाँ पे दिया है मास नंबर पे डिपेंड है। तो आपके पास दिया है सॉल्यूशन में क्या दिया है, देखो आपके पास r की वैल्यू दी है 1.3 10 का पावर -6 इनटू a टू द पावर 1/3, मतलब मास नंबर का क्यूब रूट। ये आने कौन है, मास नंबर है, ये आने कौन है, मास नंबर है। तो मास रेडियस जो है वो डिपेंड है मास नंबर के ऊपर डिपेंड है, और मास नंबर की वैल्यू आपके पास दी है 125। तो मास नंबर की वैल्यू कितनी लिखोगे, 1.3 10 का पावर -16, और मास नंबर की जगह 125 और उसका क्यूब रूट लिखोगे। तो आपके पास मास नंबर दिया है, मास नंबर कितना दिया आपके पास, a = 125 दिया है। तो 125 का क्यूब रूट 1.3 10 का पावर -16 और 125 का क्यूब रूट 5 होता है। 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5, क्योंकि 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, उसका पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल। तो इसका मतलब 1.3 × 10 का पावर -16 × 5 बचेगा। अब डायरेक्ट 5 भी लिख सकते थे। तो 13 पंचे कितना होता है, 65 होता है, 0.1 और 10 का पावर -16 मीटर, क्योंकि ये मीटर में थी। अब एक बात बताओ, अब आपको बताइए 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है, इसको 0 पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 5 से बड़ा है तो क्या करोगे, 0 पॉइंट में कन्वर्ट करोगे। 0 पॉइंट में कन्वर्ट किया, छोटा किया कि बड़ा किया, छोटा, ये बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब कितना होगा, -15 होगा, क्योंकि -6 में +1 ऐड करोगे तो -16 से बड़ा कौन होता है, -15, -15 होता है, -15 होता है। बात समझ में आई। तो मीटर। अब इसका देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो निकलेगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ r इज कितना होगा, -15 होगा। इज कितना होगा बताओ, -15 होगा। हो गया आंसर। बस आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ही निकालना था, -15 निकल गया। एक बार ऊपर देख लो, आपके पास क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर रेडियस दी हुई है, मास नंबर 125 दिया है, 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन 6.5 है। तो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को इस तरह से एक्सप्रेस करना है, a × 10 टू द पावर n, a × 10 टू द पावर n, और a की वैल्यू 0.5 से बड़ी होना चाहिए, 0.5 से बड़ी होना चाहिए, और 5 से छोटी होनी चाहिए। ये 5 से बड़ा था, तो 5 से जो भी बड़ा रहेगा, एक क्षेत्र को 5 से बड़ा है तो इसको 0 पॉइंट में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट आपने एक के बाद में लाए। तो छोटा करोगे तो पावर बढ़ेगा, तो -16 से बड़ा कौन, -15, क्योंकि 1 से बढ़ेगा वो। तो 10 का पावर -15 ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ओके, समझ में आ गया। हाँ, तो क्या बोल रहा है, एक लार्ज बॉल है, एक बड़ा सा बॉल है, ये मेरे पास बड़ा सा बॉल है, ठीक है, ये बॉल, ठीक है, बॉल स्फेरिकल होता है, जिसके रेडियस बोलता है वो 2 मीटर है, जिसकी रेडियस जो 2 मीटर है। और ये जो बॉल बनाना बेटा, ये कैसे बना है, रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। मेरे पास एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की रोप है, इस तरह से ऐसे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की क्या है, रोप है, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की रोप है, ऐसी बहुत बड़ी रोप है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। अब इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, अब इसकी लेंथ क्या है मेरे को नहीं पता, ठीक है, वो लेंथ निकालना है और उसका नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। और नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला तो वो आप बता रहे 10 टू द पावर n, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेगा तो मात्र ये लिखना है आप लोगों को, और नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में पूरा लिखना है, ठीक है, नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में उसकी वैल्यू निकालना है। अब बताओ उसके लिए क्या करोगे, इसके जो आपके पास दिया है रेडियस ऑफ बॉल, शॉर्टकट में लिख लो फटाफट, रेडियस ऑफ बॉल क्या दिया है, r = 2 मीटर दिया, ठीक है। और उसके बाद में साइड ऑफ स्क्वायर दिया, एक स्क्वायर की साइड 4 mm दी है, इसकी जो साइड है छोटी सी, इसकी साइड जो दी है 4 mm दी है। तो साइड ऑफ स्क्वायर दी आपके पास, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी है, साइड ऑफ स्क्वायर बोले तो कितने दी है, 4 mm। तो सुनो, mm को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 मीटर यानी आपको पता है 1000 mm होता है, 1000 mm, 1000 मतलब 10 का पावर 3 mm, ओके। तो मीटर को mm में कन्वर्ट किया, बड़े को छोटे में कन्वर्ट किया तो पावर में पॉजिटिव। अब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करूंगा, मतलब mm को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 का पावर -3 मीटर है ना, ये डिवाइड में आएगा, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो याद रखना कि 2 mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, -3। कोई दिक्कत समझ में आया, मीटर में कन्वर्ट किया तो समझ में आया सबको। अब बताओ इसी स्क्वायर की जो लेंथ ऑफ रोप जो है, लेंथ ऑफ रोप बोले तो क्या, l, ये आपको निकालना है। व्हाट इज लेंथ ऑफ रोप, रोप क्या है, नियरेस्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड में निकालना है। तो बताओ उसके लिए आप बताओ, एक बात बताओ, एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते तो क्या चीज चेंज नहीं होती, वैल्यू। ये तो आप लोगों को पता है,
इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्या बोला मैंने, बॉल, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर ग्लोब। तो वॉल्यूम ऑफ जो बॉल रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, इसका एरिया और इसकी लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ होता है। अरे एरिया इंटू लेंथ होता है कि नहीं होता, तो ये लेंथ मेरे को निकालना है। वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना होता है, ये स्फेरिकल बॉडी है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है 4/3 पाई आर का क्यूब, यस सर ने। और एरिया ऑफ स्क्वायर बोले तो साइड का स्क्वायर, नहीं समझा, ओके। तो 4/3 जैसा का वैसा पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस बोला तो कितना 2 का स्क्वायर, और साइड की वैल्यू कितनी दी है 4 × 10 का पावर 4 का क्यूब होगा, ठीक है 2 का क्यूब होगा, तो 4 × 10 का पावर -3 उसका क्या होगा स्क्वायर, इनटू में ये होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो 4/3 जैसा का वैसा, 3.14 भी जैसा का वैसा, 2 का क्यूब 8 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 3 2 जा कितना होगा 6 होगा, और इंटू में ये 2 का क्यूब 8 समझा ना, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इंटू वाले से डिवाइड में आ जाएगी। तो कितना होगा बेटा, आपको एल को निकालना है, एल इक्वल कितना होगा 4/3 × 3.14 अपॉन में ये आ जाएगा 2 × 10 का पावर -16 होगा, तो 2 2 जा हो जाएगा, 2 2 जा तो 2 × 3.14 अपन में कितना 3 और 10 का पावर -16 ऊपर का तो +16 हो जाएगा, 10 का पावर -16 गया ऊपर तो क्या हो जाएगा बेटा +16 हो जाएगा, ओके हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 16 कहाँ से था बेटा, वो 6 था, -6 था बेटा, -6 ऊपर गया तो +6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसका मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, बेचो 8 बे का बे 6.28 डिवाइड बाय 3 × 10 का पावर 6, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा 6, 2 को भाग जाता नहीं 0, 3 9 27, बचेगा 1 10, 3 3 9, काफी है, मारो गोली उसको। देखा तो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो नो प्रॉब्लम, देयरफॉर नियरेस्ट जो रहेगा, नियरेस्ट क्या, नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ क्या मैग्नीट्यूड, किसका बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ रोप, नहीं क्या, ऑफ लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इस कितना होगा बताओ, 10 का पावर 6 मीटर, ये मीटर में है ना बेटा, ठीक है। तो इधर सुनो, आपको ये 6 नहीं लेना है, जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलता है तो 6 लेते हैं, उसने नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला तो 10 का पावर भी लेना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ऊपर ऊपर। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन की तरफ फोकस करो, क्वेश्चन की तरफ फोकस करो। क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेडियस ऑफ बॉल आपके पास दिया है 2 मीटर, और ये बॉल कैसे बनता है, तो साइड ऑफ स्क्वायर रोप, तो साइड ऑफ स्क्वायर जो दिया है वो 4 mm दिया है, mm को मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि ये मीटर बोलता है, ये मीटर में था तो ये भी मीटर में चाहिए, तो mm का मतलब 10 का पावर -3 मीटर होता है, ठीक है। तो छोटे को बड़े में कन्वर्ट करो तो पावर में नेगेटिव आएगा। अब बोला लेंथ ऑफ रोप आपको निकालना पहले, तो लेंथ ऑफ रोप के बारे में सोचेंगे, तो लेंथ ऑफ रोप निकालने के लिए आपको पता है एक शेप दूसरे शेप में कन्वर्ट होता है तो क्या चेंज होता है, वैल्यूम। तो वैल्यूम का फार्मूला क्या है, वैल्यूम ऑफ बॉल का फार्मूला क्या होगा, एरिया इनटू एल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी से बना है वो। तो ये यानी क्या बता, ए यानी क्या, व्हाट इज ए यानी एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर रोप, स्क्वायर क्या रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या, एरिया ऑफ क्या रोप ऑफ स्क्वायर, नहीं क्या स्क्वायर, एरिया ऑफ रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बराबर है क्रॉस सेक्शन, इनटू में क्या लिखोगे लेंथ, लेंथ ऑफ रोप, ओके डन। तो एरिया का फार्मूला साइड का स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर की बात चल रही है, साइड का स्क्वायर, और लेंथ का एल होगा, लेंथ का क्या होगा बेटा एल होगा। तो इस साइड की वैल्यू आपके पास दी थी, रेडियस की वैल्यू भी दी थी, पाई की वैल्यू 3.14 4/3, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई का क्यूब होता है ना। तो एल निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16, ये -6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई होता है, 2 का क्यूब 8 8 2 जा 16, 2 × 10 का पावर -6 डिवाइड में आ जाएगा इसके, और यहाँ बचेगा 4/4 × 3.14 डिवाइड में 3 बचेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, डिवाइड में 3 बचेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करते इसको डिवाइड कितना है, ये 5 से छोटा है, ये वाला चलो लिखूंगा क्या